ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 60 प्रगति के लिए श्रम सम्मान एवं गृह उद्योगों की आवश्यकता। वह समय चला गया जब एक कमाता था और सारा परिवार आनंद से निर्वाह किया करता था। आसमान को छूने वाली आवश्यकताओं ने हमारा सारा आर्थिक संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है। अब कोई बिरले ही आसानी से अपना खर्च चला पाते हैं। कईयों की स्थिति तो ऐसी है कि वे बेईमानी की अतिरिक्त कमाई छोड़ें तो उन्हें पेट पलना कठिन हो जाए। इन परिस्थितियों में हमें अपने आर्थिक स्तर को व्यवस्थित करने के लिए नए सिरे से नए ढंग से सोचना होगा। कुड़ मुड़ाते रहने से नहीं, वरन उन उपायों को शांत मस्तिष्क से ढूंढना होगा जिनसे इस अभाव और अशांति भरी परिस्थिति का हल निकाला जा सके। अब न तो महंगाई कम की जा सकती है और न भोजन व्यवस्था, निवास, शिक्षा, चिकित्सा, आतिथ्य आदि के आवश्यक खर्चे घटाए जा सकते हैं। बेईमानी का क्रम व्यापक हो गया तो ठगने वालों को भी ठग बेतरह हैरान करेंगे और जो अतिरिक्त कमाया था वह अतिरिक्त खर्चों में ही चला जाएगा। देश में इतने अधिक साधन नहीं है कि वेतन, उत्पादन या व्यवसाय में बहुत लाभ हो सके। चंद भाग्य के सिकंदरों की बात दूसरी है। सर्वसाधारण के लिए यही परिस्थिति है। ऐसी दशा में आर्थिक स्थिति संभालने एक ही हल निकलता है कि घर का हर समर्थ और वयस्क व्यक्ति कुछ उपार्जन की बात सोचें और उसका रास्ता निकाले। अब वह समय आ गया है कि जब सब कमाएं तो सबका पेट भर सकेगा। एक की कमाई इतनी नहीं हो सकती कि समस्त आवश्यकताएं ठीक तरह पूर्ण हो सकें। जापान बहुत ही छोटा देश है, पर उसकी समृद्धि संसार के सर्वोच्च देशों की तुलना में अधिक है। समुद्र के बीच छोटा सा टापू जहाँ प्राकृतिक साधन बहुत कम है, आए दिन भूकंप आते रहते हैं, जिससे वहाँ के निवासी उनके झटकों को ध्यान रखते हुए लकड़ी के बने हल्के मकानों में गुजारा करते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों का देश समृद्धि की चोटी पर पहुंच गया, इसका एक ही कारण है घर घर में गृह उद्योगों का प्रसार। जापान में एक भी घर नहीं जहां कोई व्यक्ति खाली बैठा रहता हो। वयस्क पुरुष कल कारखानों में काम करने जाते हैं और घर पर रहने वाले अन्य व्यक्ति, चाहे वे स्त्रियां हों या बालक और बूढ़े, कुछ गृह उद्योग चलाते रहते हैं।
वहां पर छोटी छोटी मशीनें लगी हैं जिनके सहारे घर घर रहने वाले लोग अपनी सामर्थ्य और सुविधा अनुसार कुछ न कुछ कमाते रहते हैं। यह कमाई मिलजुल कर इतनी हो जाती है कि कारखानों में काम करने वाले वयस्कों की तुलना में कुछ अधिक ही पड़ती है। इससे कई लाभ होते हैं। बेकारी के समय में निरर्थक विचार और अवांछनीय कार्य करने की जो दुष्प्रवृत्ति पनपती है, उसके लिए कोई अवसर नहीं रहता। हर व्यक्ति की कुशलता और क्षमता बढ़ती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और उत्पादन की वृद्धि से राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान मिलता है। कहना न होगा कि पैसे की सुविधा रहने से स्वास्थ्य, शिक्षा, विनोद, पुण्य, परमार्थ आदि अनेक दिशाओं में प्रगति कर सकना संभव होता है। दरिद्र व्यक्ति को तो पग पग पर मन मार कर बैठना पड़ता है और उसकी प्रगति के सभी द्वार अवरुद्ध बने पड़े रहते हैं। अपने देश का दुर्भाग्य ही है कि यहाँ काम करना बुरा और आराम से बैठे रहना अच्छा माना जाता है। जिन्हें काम नहीं करना पड़ता है वे अपने को भाग्यवान मानते हैं। पुरुष अपने घर की स्त्रियों को काम नहीं करने देते, करती हैं तो वे अपनी बेइज्जती समझते हैं। वे बड़े आदमी माने जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करते ही हर युवक अपने बाप दादे के धंधे, कृषि, व्यवसाय में परिश्रम लगता देखकर जी चुराने लगता है और क्लर्क बनकर किसी दफ्तर में मेज कुर्सी की आराम तलबी ढूंढता है। गांवों में श्रम के अभाव से खेती मुरझाई पड़ी है और शहरों में मुद्दरसी तथा मुहर्रिरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की लंबी कतारें इधर से उधर दुत्कार खाती मारी मारी फिरा करती हैं। श्रम के प्रति अरुचि अपने देश के दुर्भाग्य और दारिद्र्य का प्रधान कारण है। संपन्न देश के नागरिकों ने बड़ी मशक्कत करके दौलत कमाई है। एक हम हैं जो लॉटरी, सट्टा, ब्याज तथा चोर चांडाली की रीति नीति अपनाकर मालदारी के सपने देखते रहते हैं। समय आ गया है कि हम अपनी गतिविधियों को बदलें और यह सोचना आरंभ करें कि श्रमशीलता मनुष्य का गौरव है। आराम हराम है। यह उक्ति हमें आज की आर्थिक दुर्दशा से उबारने में पतवार का काम कर सकती है। दरिद्रता और अभावग्रस्तता को दूर करने के लिए कठोर उत्पादक श्रम में अधिकाधिक तत्परता प्रकट करना ही एकमात्र उपाय है, जिससे सभ्यता संपन्नता के साथ साथ सद्गुणों की अभिवृद्धि भी संभव है। जो मेहनत से कमाता है वही उसका सदुपयोग भी करता है। हराम की कमाई तो ऐसे ही व्यसन, व्यभिचार में तथा रोग शोक की परिस्थिति उत्पन्न करने में खर्च होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिरता भी उत्पादक श्रम पर निर्भर है।
शिक्षित नारी अपनी शिक्षा का लाभ समाज को देने के साथ समय बचाकर उपार्जन भी कर सकती हैं। उपाध्याय जैसी नौकरी कर लेने में तनिक भी हर्ज नहीं। शिशु शिक्षण, महिला शिक्षण की स्वतंत्र पाठशालाएं भी वे आसानी से चला सकती हैं। भोजन गृह व्यवस्था से बहुत सारा समय उपार्जन के कामों के लिए बचाया जा सकता है। घर की दूसरी महिलाएं कुछ समय उनके बच्चे संभाल लिया करें तो बच्चों वाली शिक्षित महिलाएं अपने बचे समय में भी कई तरह से काम कर सकती हैं। सिलाई या टाइपराइटिंग यदि आता हो तो घर पर भी उन्हें किया जा सकता है। गृह उद्योग शिक्षित और अशिक्षित सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। कढ़ाई, बुनाई, जरी का काम, कंठी, माला बनाना, रेडीमेड कपड़े सीना जैसे काम घरेलू उद्योगों की तरह कितनी ही जगह होते हैं और उनसे महिलाएं कुछ न कुछ उपार्जन करती रह सकती हैं। गांधी जी ने भारत की स्थिति के अनुसार चरखा कातने का गृह उद्योग प्रस्तुत किया था। यदि उसे अपना लिया होता तो देहाती क्षेत्रों में उपार्जन और बचत का वह सुंदर समन्वय बड़ा उपयोगी सिद्ध होता। शिक्षा की वृद्धि के साथ साथ पढ़े लिखे लोगों की बेकारी का प्रश्न भी टेढ़ा होता चला जाता है। अब हर शिक्षित को नौकरी मिलना मुश्किल है। पैतृक व्यवसाय में सब बच्चों की खपत और गुजर कर सकना भी कठिन है। ऐसी दशा में गृह उद्योगों पर ही ध्यान केंद्रित होता है। जापान की तरह अपना गरीब देश भी घरेलू कला कौशल को अपनाकर आजीविका के नए स्रोत उत्पन्न कर सकता है। इस संदर्भ में विचारशील लोगों को अधिक ध्यान देना चाहिए और छोटी पूंजी तथा स्वल्प प्रयत्नों से चल सकने वाले कुटीर उद्योगों को संगठित करना चाहिए और उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने के लिए तंत्र खड़े करने चाहिए। मथुरा में युग निर्माण विद्यालय ऐसी एक अच्छी शुरुआत है। यहाँ रेडियो ट्रांजिस्टर बनाना तथा सुधारना, बिजली फिटिंग तथा बिजली से चलने वाले पंखे, हीटर, लाउड स्पीकर आदि की मरम्मत, साबुन, फिनाइल, स्याही, सुगंधित तेल आदि का निर्माण, प्रेस का संपूर्ण शिक्षण, रबड़ की मुहरें, जिल्द साजी जैसे अनेक उद्योग सिखाए जाते हैं। एक वर्ष में इनमें से कितने उद्योग बिना किसी फीस के सीखे जा सकते हैं। विद्यालय में जीवन जीने की कला तथा नवनिर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य कर सकने की क्षमता भी छात्रों में विकसित की जाती है। जिस प्रकार उपरोक्त विद्यालय मथुरा में खोला गया है, उसी तरह अनेक विद्यालय गांव-गांव में खुल जाएं। सामान तैयार कराने और बेचने के लिए समितियां गठित हों या कोई व्यक्ति विशेष इस कार्य को अपने कंधों पर उठावें तो बेकारी की समस्या का समाधान हो।
आर्थिक प्रगति के सूत्र मिले और मुरझाए चेहरों को ताजगी का एक नया आधार मिले। जहां अपने देश में गृह उद्योगों, शिक्षण, संगठन और विक्रय केंद्रों के संचालन की आवश्यकता है, वहां यह भी बहुत जरूरी है कि सर्वसाधारण के मन में श्रम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की जाए। दरिद्रता दूर करने के लिए प्रयत्न करने, मनुष्य के जीवन स्तर उठाने एवं सद्गुणों के अभिवर्धन की दृष्टि से यह एक उपयोगी एवं आवश्यक कार्य है। यदि सर्वसाधारण की मनोभूमि में श्रम की उपयोगिता समा सके तो क्या गरीब, क्या अमीर, सभी हरामखोरी से बचने का रास्ता ढूंढ ले। सरकार लघु उद्योगों को संरक्षण दें, जनता श्रम में रुचि लें और उत्पादन को खपाने के लिए तंत्र खड़े हों तो हमारी आर्थिक दशा सुधरे तथा हमारी प्रगति की दिशा में एक नया द्वार खुल जाए। प्रश्न 1. आर्थिक कठिनाई हम क्यों उठा रहे हैं? 2. आर्थिक कठिनाई की समस्या को हल करने के लिए क्या करना होगा? 3. जापान के आधार पर समझाएं कि उन्नति किस प्रकार की जा सकती है। 4. जापान की तरह नीति अपनाने पर हमें क्या लाभ हो सकते हैं। 5. हमारे देश में बेकारी की समस्या फैलने के कारण क्या है। 6. आराम हराम है, यह उक्ति हमें किस प्रकार आर्थिक दुर्दशा से उबरने के लिए पतवार का काम कर सकती है। 7. शिक्षित नारी भी किस विधि से आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद दे सकती है। 8. शिक्षित युवकों की बेकारी की समस्या किस प्रकार हल की जा सकती है। 9. युग निर्माण विद्यालय, यह आप किस आधार पर कह सकते हैं कि यह विद्यालय व्यक्ति को रोजगार, आर्थिक उन्नति प्राप्त करने में सहयोगी है। 10. सरकार, जनता तथा पूंजीपति इसमें कहां तक सहयोग दे सकते हैं। पार्ट 60 समाप्त।